बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपके अपने विद्यालय राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा करते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। बच्चों, शासन की इस मुहिम में पूरा शिक्षा विभाग हमारा सहयोग कर रहा है। इसमें हमारे जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर निरंजन कुमार सिंह जी एवं हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकगण और समस्त कर्मचारीगण आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हम द्विघात समीकरण की पहली और दूसरी प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे इसकी, जिसमें द्विघात समीकरणों को हम दो प्रकार की अलग अलग विधियों से हल करना सीखेंगे। पहली विधि होगी पूर्ण वर्ग बनाकर। इसमें हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे ये पढ़ेंगे। और दूसरी विधि होगी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। हम द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके कैसे हल करेंगे ये भी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी विलंब के आइए पढ़ते हैं द्विघात समीकरण की तीसरी प्रश्नावली 4.3। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्नावली 4.3 दिख रही है। बच्चों, इसमें कुल मिलाकर ये 11 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब पहला प्रश्न जैसा कि इसमें दिख रहा है, कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इन द्विघात समीकरणों को हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। और इसमें एक कंडीशन ये पहले लिखी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर, कि मूलों का अस्तित्व हो। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मूलों का अस्तित्व कैसे हम जानेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसके लिए चलिए पहले इसी को समझते हैं, तभी ये प्रश्न पहला हल होगा कि मूलों का अस्तित्व कैसे जानेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। हाँ, तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। तो पहले हम इसके मूलों की प्रकृति जानेंगे कि इसके मूल कैसे होंगे। इसके लिए एक विविधकर हमें निकालना पड़ता है और इस विविधकर का मान होता है b² - 4ac। इसे d, कैपिटल D से डिनोट करते हैं और ये जो विविधकर लिखा हुआ है d = b² - 4ac। तो पहले इस हम d की वैल्यू निकालते हैं। अब किसी भी द्विघात समीकरण से a, b, c की वैल्यू निकाल कर और इस d = b² - 4ac में रखेंगे और तब हम देखेंगे कि हमें d का कैसा मान प्राप्त हो रहा है। अगर d का मान हमें 0 से बड़ा प्राप्त हो, अर्थात धनात्मक प्राप्त हो, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो हम कह सकते हैं कि जो इसके दोनों मूल हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए, b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो दोनों मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। और इसी प्रकार यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए,
अर्थात डी का मान ऋणात्मक आ जाए तो मूल इसके काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें तीन ही स्थितियाँ मिल सकती हैं, या तो उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, या जीरो के बराबर होगी, या जीरो से छोटी होगी। तो जीरो से बड़ा होने पर मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, और जीरो के बराबर होने पर मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, समान होंगे, और जीरो से छोटा होने पर अर्थात ऋणात्मक होने पर मूल अधिकल्पित होंगे, या जिसको काल्पनिक भी कहते हैं, काल्पनिक होंगे। तो जो पहली ये दो स्थितियां हैं जिसमें d का मान जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर है, इन्हीं दोनों स्थितियों में मूलों का अस्तित्व होगा। अगर तीसरी स्थिति आती है जिसमें d की वैल्यू जीरो से छोटी आती है, तो उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद एक प्रश्न इसमें इस तरह का भी आएगा कि हमें द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र से हल करना होगा। तो द्विघाती सूत्र यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो लिखा हुआ है x इजक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये द्विघाती सूत्र होता है। किसी भी द्विघात समीकरण से a b c का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे और हल कर लेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें पहला मूल मिल जाएगा, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो हमें दूसरा मूल मिल जाएगा। इस तरह से सूत्र से भी हम द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न इस प्रश्नावली 4.3 का। ये पहला प्रश्न है और इसका तीसरा पार्ट हमने लिया है, जो है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसके मूलों की प्रकृति को चेक करते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराई है, और तुलना कराने पर हमको a का मान 4 मिला है, b का मान 4 अंडर रूट 3 मिला है और c का मान 3 मिला है। इसको हम इस सूत्र में d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखे हैं, और ए बी सी के मान रख करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो d का मान हमें 0 मिला। तो d का मान 0 मिलने का मतलब दूसरी जो शर्त हमने बताई थी कि जब विविधकर का मान 0 के बराबर होगा तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो मूल वास्तविक हैं, इसका मतलब इसके जो मूल हैं वो उनका अस्तित्व है। तो अस्तित्व होने पर ही हम उसके द्विघात समीकरण को हल करेंगे और मूलों को ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो x का गुणांक है, जैसे यहाँ पर x का गुणांक 4 है, इसे 1 कर लेना है। इसके लिए हमने 4 को कॉमन निकाल लिया है इससे, और 4 कॉमन निकालने पर अंदर जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर वो बचेगा x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। इस 4 को हम 0 तरफ कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण बचेगा x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास जो x का गुणांक होता है उस x के गुणांक के आधे, उस x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो x का जो गुणांक है वो अंडर रूट 3 है। अब इस अंडर रूट 3 का जब आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा अंडर रूट 3/2, और इसका हम वर्ग कर देंगे तो हमें अंडर रूट 3/2 का वर्ग जोड़ देना है, और जितना हम जोड़ेंगे हमें उतना ही घटा देना है। अंडर रूट 3/2 का वर्ग हमने जोड़ा था और अंडर रूट 3/2 का वर्ग हमने घटा दिया। और उसके बाद जो इसमें 3/4 लिखा हुआ है ये, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर ये इतना काम एक्स्ट्रा करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और उतना ही घटा देते हैं, बाकी पद वैसे ही लिखे रहेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा ये वाला भाग है x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, इसको हम x प्लस
√3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, इसको √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4, तो ये बन जाएगा ऋण का 3/4। और आगे जो 3/4 प्लस का लिखा हुआ है वो वैसा ही लिखा है। अब इसके आगे देखिए, ये जो माइनस का √3/4 और प्लस का √3/4 ये दोनों कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो इधर केवल इतना ही भाग बचेगा और इसका वर्ग हटा देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो इधर 0 का वर्गमूल 0 होगा। और जब √3/2 को हम पक्षांतर करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा माइनस का √3/2। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल आएंगे, और हमने पहले बताया था कि इसके जो दोनों मूल आएंगे वो बराबर आएंगे, तो इसका मतलब दोनों मूल यही होंगे, -√3/2 पहला मूल और यही -√3/2 दूसरा मूल होगा। तो ये पहला प्रश्न जैसा कि आप लोगों ने भी इसको हल किया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसको हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ये हमने सेकंड पार्ट लिया है 2x² + x - 4 = 0, पहले इसे हम जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करते हैं तो हमें x² का गुणांक प्रश्न में 2 दिया है और x² का गुणांक इसमें a है, इसमें 2 दिया हुआ है x² गुणांक, यहाँ पर a है, तो a का मान जो है 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर b है, तो b का मान 1 हो जाएगा। और इसी तरह से c का मान -4 हो जाएगा। अब इस ABC का मान जो हमने भी सूत्र बताया था उस सूत्र में रख देंगे ABC का मान और हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा हल करने पर x बराबर -1 ± √33/4। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे तो पहला मूल मिल जाएगा, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे तो हमें दूसरा मूल मिल जाएगा। इस तरह से हमें x के 2 मूल मिल जाएंगे, x = -1 + √33/4 और दूसरा x = -1 - √33/4। तो ये इस तरीके से दूसरा प्रश्न लग गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3। बच्चों, जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें केवल हमें समीकरण को हल करना है, उसको द्विघात समीकरण बना करके, वो आसान है और पिछले अभी उसमें हम इसको हल भी कर चुके हैं। तो इसलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम इसमें ये मान रहे हैं कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, तो इसकी 3 वर्ष पहले आयु क्या होगी, जो इसकी आज वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष कम हो जाएगी। तो आज इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु से हम 3 घटा देंगे, वो 3 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। और इसकी 5 वर्ष बाद जो आयु होगी उसमें हम वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे, तो इसकी 5 वर्ष बाद आयु x-5 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो इनको हम व्युत्क्रम करके 3 वर्ष पहले की जो आयु है और 5 वर्ष बाद की जो आयु है, इनको व्युत्क्रम का मतलब 1/में में करके इनको दोनों को जोड़ देंगे और ये प्रश्नानुसार 1/3 के बराबर हो जाएगा। अब जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें इस तरह का एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। और इस द्विघात समीकरण को इस तरह से हल किया गया है, तो हल करने पर जो x का मान मिला है वो हमें 7 मिला है और -3 मिला है। -3 हमारा अमान्य हो जाएगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो x का मान जो हमें 7 मिला है वही रहमान की वर्तमान आयु होगा, अर्थात रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। तो ये चौथा प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये अगला 5वां प्रश्न है बच्चों। इसमें कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है।
यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करो। तो इसके लिए ये प्रश्न है, इसमें हमने अंक मान लिए हैं। ये मान लिया कि जो गणित में शेफाली को अंक मिले हैं वो x मिले हैं, और चूंकि दोनों अंकों का योग 30 है तो अंग्रेजी में जो उसको अंक मिलेंगे वो 30 ऋण x मिलेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक अगर कम मिलते तो गणित में उसको कितने अंक मिल जाते, x+2। चूंकि पहले x मिले हैं, अब 2 अंक अगर अधिक कर देंगे तो x+2 हो जाएगा, और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर देते हैं तो 30 माइनस x था उससे 3 अंक कम कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 27 ऋण x। अब प्रश्न कह रहा है कि जो दोनों अंक का गुणनफल है वो 210 है, तो इन दोनों का हमने गुणा करा दिया। जो 2 अंक अधिक मिले थे गणित में और 3 अंक कम मिले थे अंग्रेजी में, इन दोनों का गुणा कराया तो इन दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार 210 के बराबर है। और इसको जब हमने हल किया गुणा करवा करके तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। ये द्विघात समीकरण है। इसका हमने गुणनखंड किया तो गुणनखंड करने पर हमें x ऋण 12 x ऋण 13 बराबर 0 मिला। अर्थात इससे हमें x का मान 12 भी मिलता है जब इसको 0 के बराबर करेंगे x ऋण 12 को, और इससे हमें 13 भी मिल जाएगा जब x ऋण 13 बराबर 0 करेंगे। तो हमें x के दोनों मान मिल रहे हैं और दोनों ही धनात्मक हैं, तो दोनों ही उत्तर मान्य होंगे। अर्थात जो गणित में अंक मिला वो मिला 12, और जब 12 अंक गणित में मिलेगा तो अंग्रेजी में उसके अनुरूप उसे 18 अंक मिलेंगे। क्योंकि 30 ऋण x था, x का मान 12 रख देंगे यहाँ पर, तो हमें 30 से 12 घटाएंगे तो 18 अंक मिल जाएंगे। इसी तरीके से जब हम x का मान 13 लेंगे तो गणित में उसको 13 अंक मिलेंगे और अंग्रेजी में 30 ऋण 13 हो जाएंगे, अर्थात 17 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 उत्तर मिल जाएंगे, गणित में 12 अंग्रेजी में 18, या गणित में 13 और अंग्रेजी में 17। ये दोनों ही उत्तर प्रश्न की शर्त को संतुष्ट करते हैं, इसलिए दोनों ही उत्तर होंगे ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 3 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसमें ये मान लिया गया है कि छोटी जो भुजा है वो x मीटर की है। तब बड़ी भुजा क्या होगी, प्रश्नानुसार बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा x धन 30 मीटर हो जाएगी। और तब उसका जो विकर्ण होगा, चूंकि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा x + 60 मीटर। अब देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये एक आयताकार भूमि है और इसकी छोटी भुजा जिसको हमने BC माना है ये x है, और उससे बड़ी भुजा जिसको हमने AB माना है वो x + 30 है, और विकर्ण इसका x + 60 है। तो इस तरह से ये 3 भुजाएं हो जाएंगी, और चूंकि ये आयत है इसलिए इसका जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। ये जो त्रिभुज ABC बन रहा है इस आयताकार खेत में, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं उस ABC त्रिभुज में। जो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पर AC का मान x धन 60 है, उसका वर्ग कर देंगे, BC का मान x है, उसका वर्ग कर देंगे, AB का मान x धन 30 है, उसका वर्ग कर देंगे। और इस तरह से हम जब हल करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, x² ऋण 60x ऋण 2700 बराबर 0। और इसका हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 अलग अलग गुणनखंड मिल जाएंगे, x
ऋण 90 और दूसरा गुणनखंड x धन 30 बराबर 0। इन दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। पहले x ऋण 90 बराबर 0 करेंगे तो x का मान हमें 90 मिल जाएगा, और दूसरा x धन 30 बराबर 0 करेंगे तो हमें x का मान ऋण 30 मिल जाएगा। ये जो ऋण 30 मिलेगा ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो जो x का मान 90 मिला है यही मान्य मान है, और इसमें जो भुजा है BC वो x के बराबर है, और x का मान हम 90 रखेंगे तो BC भुजा का मान 90 मीटर हो जाएगा। और AB का मान x धन 30 है, इसमें हम x का मान 90 रखेंगे तो 90 और 30 जोड़ेंगे तो AB का मान हमें 120 मिल जाएगा। और जो इसका विकर्ण है AC, उसमें भी हम x का मान जो x धन 60 है उसमें x का मान 90 रखेंगे तो हमें विकर्ण 150 मीटर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला 7वां प्रश्न है बच्चों। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले बड़ी संख्या को मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारी x है, तो और छोटी संख्या को हम y मान लेते हैं। क्योंकि इसमें कोई दोनों संख्याओं में कोई एक सटीक संबंध नहीं दिया गया है, तो एक को हम x मान लेते हैं और दूसरे को हम y मान लेते हैं। फिर इसमें एक संबंध दिया हुआ है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के वर्ग की 8 गुनी है। तो यहाँ से एक हमें संबंध मिल जाएगा y² बराबर 8x, या इसका वर्ग हम इधर से हटा देंगे तो y का मान मिल जाएगा √8x। और जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में दिया गया है कि इनके वर्गों का अंतर 180 है, तो हम इनके वर्गों का अंतर इस तरह से लिखेंगे x² ऋण y² = 180। तो ये वर्गों का अंतर हो जाएगा, और चूंकि y² का मान 8x है यहाँ पर दिया गया है, तो y² की जगह पर हम ये 8x रख देंगे तो ये बन जाएगा x² - 8x = 180। ये जो 180 बराबर की इधर है इसको हम इधर कर लेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा x² ऋण 8x ऋण 180 = 0। अब ये जो 8 है इसका हम इसका खंड कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 18 ऋण 10, और ये करके हम इसका गुणनखंड करते हैं और हमें जो इसका गुणनखंड अंत में मिलेगा हल करने पर वो मिलेगा x ऋण 18 और x धन 10। इन दोनों को अलग अलग हम लेंगे। जब x ऋण 18 बराबर 0 लेंगे तो हमें x का मान 18 मिलेगा, और जब x धन 10 बराबर 0 लेंगे तो x का मान ऋण 10 मिलेगा। ये जो ऋण 10 है इसे हम अमान्य कर देंगे, क्योंकि हमने बड़ी संख्या को x माना है और ये बड़ी संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हम बड़ी संख्या को जो हमने x माना था उसका ये जो 18 मान आया है वो लेकर चलेंगे। तो जब ये बड़ी संख्या का मान 18 आ जाएगा, और छोटी संख्या यहाँ पर देखिए y = √8x है, जब इसमें हम x का मान 18 रख देंगे तो y = हमको मिल जाएगा 144, और 144 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह आ जाएगा 12। तो इस तरह से हमारी जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी और जो हमारी छोटी संख्या होगी वो 12 होगी। इस तरह से हमें दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 8वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। इसमें सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं कि हमारी रेलगाड़ी की चाल वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी 360 किलोमीटर दी ही गई है। इसके बाद हम इसमें एक सूत्र लगाते हैं, समय बराबर
दूरी बटे चाल, ये पुराना सूत्र है, काफ़ी दिनों से इसको पढ़ते चले आ रहे हो। तो इसके लिए जो हम समय हमने माना कि वो t1 समय लगेगा, तो t1 बराबर दूरी हमारी 360 है और चाल हमारी x है, तो t1 का मान 360 बटे x आ जाएगा। अब बच्चों इसमें कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समय कितना लगता। अब चाल हमारी कितनी हो जाएगी, x + 5, और दूरी तो वही रहेगी 360। तो फिर से हम दूरी बटे चाल का सूत्र लगाएंगे जो कि समय के बराबर है, तो t2 बराबर हो जाएगा 360 बटे x धन 5। तो इस तरह से हमें दोनों ही शर्तों में समय मिल जाएगा। पहले समय को हमने t1 माना है, दूसरे समय को हमने t2 माना है, और प्रश्नानुसार ये जो समय है पहला वाला, ये दूसरे वाले समय से 1 घंटा अधिक है। या ये कह लीजिए कि जब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा देते हैं तो हमें 1 घंटे कम समय लगता है। तो जो दूसरा वाला समय है ये 1 घंटे कम है पहले वाले समय से, तो हम पहले वाले समय से दूसरे वाले समय को घटा देंगे तो हमको वो 1 घंटे के बराबर मिल जाएगा, जैसा प्रश्न कहा जा रहा है। अब इसमें 360 हम कॉमन ले लेंगे और x और x + 5 ये एलसीएम ले लेंगे और इसको हल करेंगे। हल करने पर हमको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, x² धन 5x माइनस 1800 = 0। ये हल करने पर एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। और जब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे फैक्टर करके, तो हमें इस तरह से दो गुणनखंड मिल जाएंगे, x + 14 और x - 40 = 0। इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें x का मान, दो मान मिलेंगे। एक तो x का मान हमको 40 मिलेगा और दूसरा माइनस का 45 मिलेगा। ये जो ऋण का 45 मिला है इसको हम अमान्य कर देंगे, क्योंकि कभी भी कोई चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हमें x का जो मान 40 मिला, यही हमारी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, जैसा कि हमने पहले ही माना था कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये प्रश्न भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसके जो बाकी के 3 प्रश्न बचे हैं, चूँकि वीडियो ये लंबा होता जा रहा है, तो बाकी के जो 3 प्रश्न हैं उनको आप स्वयं से हल कीजिए। किसी समस्या के होने पर हमसे आप संपर्क कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।